हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का टॉपिक पूरा हो चुका था और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आदिकाल। आदिकाल का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1050 से 1375। ये गलत लिखा हुआ है, इसमें टाइम पीरियड है जो 1375 ईस्वी। आदिकाल का टाइम पीरियड है 1050 से 1375 ईस्वी। कि अगर आपको पूछा जाए हिंदी साहित्य का मतलब जन्म है जो कब से हुआ माना जाता है? आदिकाल से माना जाता है। आदिकाल साहित्य का जन्म काल, शिशुकाल, प्रारंभिक काल को ही आदिकाल कहा जाता है। फिर है, अगर आपको पूछा जाए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ, तो आपको बताना है कि भारत में हर्षवर्धन के साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी समय को हिंदी साहित्य का उदय हो रहा था। कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आपको पूछा जाए कि जो हिंदी साहित्य का उदय कब हुआ, तो भारत में हर्षवर्धन का समय का पतन हो रहा था और उसी समय हिंदी का उदय हो रहा था। फिर है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का मतलब उद्भव कब हुआ। उन्होंने क्या माना है कि भाषा की दृष्टि से जब अपभ्रंश है, जो अपभ्रंश का बढ़ाव हो रहा था, तब क्या है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। कि हिंदी साहित्य का आदिकाल तब से माना जाता है जब अपभ्रंश भाषा का बढ़ाव हो रहा था। फिर है, हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाओं का समावेश किया गया है। कि उत्तर अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं आदिकाल के अंदर, वो सभी रचनाएं हैं जो वो समावेश की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा अवहट के नाम से भी पुकारा जाता है। अब क्या है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा जाता है और अवहट के नाम से भी बोला जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया है। कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है जो, उन्होंने क्या बोला है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया है। फिर है भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ने क्या किया, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कह के पुकारा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहकर पुकारने वाले कौन है, तो आपको क्या उत्तर देना है? भोला शंकर व्यास। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। क्योंकि आदिकाल में बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध हुए थे, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का जो टाइम पीरियड माना है उसको अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहकर पुकारा है। ये लाइन पहले भी आ चुकी है, जब मैंने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा करवाई थी तब भी ये लाइन आई थी। अब क्या है, पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष कहकर पुकारा है। किसने पुकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कि कहाँ से कहाँ तक माना है कि महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक का मानना है। कि आदिकाल में क्या है कि महाराजा भोज से लेके हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक का समय माना है।
फिर आगे क्या है, 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होता है खत्म होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। कि आदिकाल में क्या दिखाया गया है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता धीरे धीरे मतलब क्षय हो रहा था, खत्म हो रही थी हिंदू सत्ता जो, और मुसलमानों का धीरे धीरे उदय हो रहा था। इसकी करुण कहानी इसमें है 8वीं से 15वीं शताब्दी में। फिर आगे है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मनस्थिति का प्रतिफलन है। कि नगेंद्र का क्या मानना है कि आदिकाल में क्या दिखाया गया है कि आदिकाल में युद्धों के प्रभावों की मनस्थिति का प्रतिफलन है, कि उस टाइम युद्ध जो बहुत होते थे। फिर है आदिकाल का सीमांकन विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल की प्रारंभिक व अंतिम सीमा का निम्नानुसार स्वीकार किया है। कि कुछ इतिहासकार है उन्होंने शुरुआत कब से हुई आदिकाल की और मतलब एंड कहाँ से हुआ आदिकाल का, ये मतलब अलग अलग उन्होंने टाइम पीरियड माना है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने 643 ईस्वी से 1400 ईस्वी माना है। मिस्र बंधु आएगा यहाँ पे। मिस्र बंधु 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी माना है। फिर आगे राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का टाइम पीरियड क्या माना है, 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी माना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टाइम पीरियड क्या माना है, 793 ईस्वी से 1318 ईस्वी माना है। फिर डॉक्टर रामशंकर शुक्ल ने क्या माना है, 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी माना है। आदिकाल का टाइम पीरियड की शुरुआत कहाँ से हुई और अंतिम सीमा कहाँ तक है। फिर है आदिकाल का नामकरण। कि आदिकाल के नामकरण के ऊपर भी बहुत विवाद हो रहे हैं कि कोई इतिहासकार क्या नाम देता है, इसके ऊपर भी नामकरण के ऊपर भी बहुत है जो विवाद चल रहे हैं कि क्या मानना है इनका। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा गया है। इतिहासकार के नाम है ये, और इधर है नामकरण। कि आदिकाल का इन्होंने अलग अलग नामों से पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले जो साहित्यकार है वो कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल कि इसमें है जो सबसे ज्यादा वीर काव्य रचे गए, इसलिए इन्होंने क्या दे दिया आदिकाल को नाम, वीर गाथा काल नाम दे दिया। फिर आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या नाम दे दिया आदिकाल को, वीज वपन काल। फिर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अब क्या नाम दे दिया आदिकाल को, संधि काल व चारण काल। फिर है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है सिद्ध समंत काल, सिद्ध समंत काल। फिर है धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा ने क्या नाम दिया है, अपभ्रंश काल। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल नाम दिया है आदिकाल को। एक नाम और भी है पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को पुरानी हिंदी
नाम से पुकारने वाले साहित्यकार कौन से हैं, कवि कौन से हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी आएगा। फिर है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने आदिकाल को क्या नामकरण दिया है, चारण काल नाम दिया है। फिर है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, इन्होंने नाम दिया है अंधकार काल। फिर है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल, इन्होंने दिया है जय काव्य काल। ये सारे हैं जो अलग अलग कवि इतिहासकारों ने आदिकाल को अलग अलग नाम से पुकारा है। नेक्स्ट है वासुदेव सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, उद्भव काल। फिर है राम प्रसाद मिश्र संक्रांति काल। अब याद कैसे करोगे इनको कि मतलब प्रसाद कब बांटा गया, संक्रांति काल में बांटा गया, मतलब थोड़ी ट्रिक बना के आपको याद करना है, ऐसे आपको याद नहीं होंगे ये। फिर है बच्चन सिंह ने क्या नाम दिया आदिकाल को, अपभ्रंश काल या जातीय साहित्य। अगर जातीय साहित्य का नाम आए तो बच्चन सिंह आपको लगाना है। फिर है मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया, आरंभी काल। इसको कैसे याद करोगे मिश्र बंधु को, कि आरंभ में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं किसी चीज़ का, तो इसलिए मिश्रण से मतलब आरंभ में मिश्रण बनाते हैं, तो मिश्र बंधु ने आदिकाल का नाम दिया है आरंभी काल। फिर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है प्रारंभी काल या शून्य काल, मतलब प्रारंभ में हम क्या करते हैं, गणपति वंदना करते हैं, तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दे दिया, प्रारंभिक काल। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, मतलब इन्होंने क्या किया, वीरवार को है जो प्रसाद बांटा, मतलब ट्रिक बना के कर लेना ये, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल। फिर है राम खिलावन पांडे संक्रमण काल, कि राम ने कोई चीज़ खाई और संक्रमण हो गया, इसी तरह से आपको याद करना है, राम खिलावन पांडे संक्रमण काल। फिर है डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, इन्होंने क्या दिया है नाम, संक्रमण काल। फिर है मोहन अवस्थी ने क्या किया है, आधार काल। मोहन अवस्थी एक लड़का है, वो कहता आधार कार्ड बना के चलना चाहिए, आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। फिर है शंभुनाथ सिंह ने आदिकाल को नाम दिया है प्राचीन काल। फिर है शिलेश जेदी, इन्होंने क्या दिया है, आविर्भाव काल। फिर है हरीश उत्तर अपभ्रंश काल। श्याम सुंदर दास वीर काल और अपभ्रंश काल, कि इन्होंने अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग आदिकाल के नेम दिए, ये आपको ट्रिक से याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आगे है आदिकाल की प्रमुख शैलियाँ। आदिकाल की प्रमुख निम्न 2 शैलियाँ हैं, कि 2 शैलियाँ कौन कौन सी है, डिंगल शैली और पिंगल शैली। डिंगल शैली में क्या है कि अपभ्रंश तो भाषा होगी ही आदिकाल में, साथ में कौन सी भाषा है, राजस्थानी भाषा। अपभ्रंश के साथ है जो राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या होती है, डिंगल शैली। इसमें क्या है, मतलब राजस्थानी वाली साइड जाएंगे तो मतलब वहाँ की जो भाषा है कठोर और कर्कश शब्दावली होती है, इसलिए इसको कौन सी शैली बोलेंगे, डिंगल शैली। फिर है पिंगल शैली। पिंगल शैली में क्या होगा कि अपभ्रंश के साथ अब क्या हो गया, ब्रज भाषा का प्रयोग होता है, तो वह क्या होती है, पिंगल शैली। पिंगलना का मतलब ही क्या होता है, कोमल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो बोलने की वो है ना, कोमल कांत पदावली का ही अधिक प्रयोग किया जाता है।
जैसे काव्य में मतलब ब्रज भाषा में हम पढ़ते हैं, सूरदास पढ़ते हैं, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। उनकी जो बोलने की पदावली है वो क्या है, कोमलकांत पदावली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदिकाल के टाइम पीरियड की प्रवृत्तियां होती है विशेषताएं, कि विशेषताएं क्या रही होगी उस टाइम की। आदिकाल के साहित्य में मुख्यतः निम्न 3 प्रवृत्तियां हैं जो देखने को मिलती है। एक है वीर गाथात्मक, जिसमें है जो रासो रचनाएं, जो मतलब विसल देव रासो, पृथ्वी देव रासो, मतलब कुछ रासो ग्रंथ हुए हैं जो कि वीर गाथात्मक रूप में लिखे गए हैं। फिर आगे है धार्मिकता। धार्मिकता मतलब सिद्ध जैन नाथ है जो वो क्या है, धार्मिक रचनाएं हैं। फिर है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का मतलब होता है रस, मतलब जिसमें पढ़ने से हमें रस प्राप्त हो। वो किस में मिलेगा हमें, विद्यापति की पदावली में। फिर है हिंदी का आदि कवि या सर्वप्रथम कवि। मतलब अब क्या विवाद खड़ा हो गया कि पहले था कि मतलब आदिकाल का मतलब नामकरण का विवाद चला कि सभी जो इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दे दिए। अब क्या हुआ कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए, ये विवाद खड़ा हो गया। अब विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अपने शोध एवं तर्क के आधार पर अलग अलग कवियों का हिंदी का पहला कवि माना गया है, कि अलग अलग कवि ने हिंदी को अलग अलग मतलब कवि पहला माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है जो पहला कवि किसे माना गया है, सरप्पाद को, कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि अगर पूछा जाए किसे माना है तो सरप्पाद को। इसको सरप्पा भी इसका नाम है, सरप्पा। फिर है शिव सिंह सेंगर के अनुसार है जो पहला हिंदी का कवि कौन सा है, तो पुष्य या पुंड। फिर है गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है, शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है जो अब्दुल रहमान को माना गया है। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार है जो विद्यापति को माना गया हिंदी का पहला कवि। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार है जो राजा मुंज को माना गया हिंदी का पहला कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि राजा मुंज व भोज को माना है। फिर आगे है कि इन्होंने इतिहासकारों ने पहला कवि है जो सभी ने अलग अलग मान लिया। जो सर्वमान्य है जो किसे माना जाए हिंदी का पहला कवि, वो है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि सरप्पा या सरप्पाद को हिंदी का सर्वप्रथम कवि है जो माना जाता है। कि राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि है जो सरप्पा को ही माना जाए। फिर है अब क्या हुआ कि हिंदी साहित्य की पहली रचना किसे माना जाए, ये विवाद खड़ा हो गया। अब हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम जो रचना है श्रावकाचार्य, जो कि जैन कवि आचार्य देवसेन के द्वारा 933 ईस्वी में रचित श्रावकाचार्य रचना को ही हिंदी की सर्वप्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया गया। कि ये जो श्रावकाचार्य रचना है ये किसके द्वारा लिखित है, देवसेन के द्वारा रचित है, और ये एक जैन कवि हैं। 933 ईस्वी में रची गई ये रचना, और इसमें दिखाया क्या गया है, श्रावकाचार्य रचना को हिंदी के सर्वप्रथम मतलब इसे श्रावकाचार्य का मतलब धर्म का वर्णन किया गया है इसमें श्रावकाचार्य रचना में। फिर नेक्स्ट है इस रचना में, जो श्रावकाचार्य रचना है, इस रचना में 250 पद दोहे हैं जिनमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है। कि उस रचना में 250 पद है, उसमें श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट है आदिकालीन
साहित्य विभाजन आदिकालीन साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? रासो साहित्य और रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इन 4 भागों में बांटा गया है आदिकाल के साहित्य को। नेक्स्ट है अब क्या हुआ कि आदिकाल में कुछ ऐसी रचनाएं प्राप्त हुई जिसमें उपयुक्त चारों प्रकार की जो साहित्य जो लिखा गया है उसमें से मतलब किसी भी मतलब लक्षण है जो वो प्राप्त नहीं हुए। डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकाल के स्वतंत्र साहित्य नाम से वर्गीकृत किया है कि जो आदिकाल में जो रचनाएं प्राप्त हुई है उनमें उपयुक्त चारों प्रकार के साहित्य के लक्षण जो वो प्राप्त नहीं होते, कि जो 4 मैंने बताए हैं रासो साहित्य, जैन, ये जो मैंने चारों बताए हैं उसमें जो रचनाएं लिखी गई है आदिकाल में कोई भी लक्षण है जो नहीं मिलते। इस कारण क्या हुआ अब कि डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसी रचनाओं को आदिकालीन का स्वतंत्र साहित्य के नाम से वर्गीकृत किया है, कि उनको है जो स्वतंत्र कर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को क्या कर दिया है? आदिकाल की फुटकल रचनाओं में डाल दिया है, कि जिनका वर्णन ही नहीं है, रचनाओं में कोई लक्षण ही नहीं मिलता आदिकाल का, उनको क्या कर दिया? आदिकाल की फुटकल रचनाओं में डाल दिया है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त चारों में से केवल रासो साहित्य को ही मतलब मेन मानते हैं, मतलब 4 जो है हमारी प्रवृत्तियाँ धार्मिकताएं जो रासो मैंने बताई हैं उनमें से रासो को ही मूल मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो उसमें से जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को वो मूल साहित्य न मान के एक सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर उन्होंने पुकारा है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपयुक्त चारों को ही आदिकालीन साहित्य में शामिल किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त चारों को आदिकाल साहित्य में मानने वाले जो साहित्यकार है वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति मतलब बना कैसे रासो शब्द है, जो रचना कैसे हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि नरपति नाला के द्वारा रचित एक रचना है विसलदेव रासो। इनके द्वारा रचित ये रचना है विसलदेव रासो। उसमें कुछ उल्लेखित पद है, उन पदों के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं रसायन शब्द से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मानना है। और वो पद कौन से हैं? नलपति नाला के 1272 मजारी जेठ बुद्धि बदी नवमी बुद्धिवारी नाला रसायन, ये आया ना रसायन, देखो इसके अकॉर्डिंग है जो रसायन शब्द की उत्पत्ति मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये है किसकी? नरपति नाला की ये कोटेशन है जो वो दी हुई है शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इस शब्द से है जो इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है कैसे मानी है, वो है संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। कौन सा है रासक शब्द? रासक, रसुआ, रासा, रासो, ये एक क्रम में है। इन्होंने इस शब्द से जो है मतलब रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर है गारसोदा तासी ने मतलब रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे मानी है। गारसोदा तासी का जो खुद का ग्रंथ लिखा हुआ है, इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है, इस्तवार दा ला लेत्युएतर एंदुई हिंदुस्तानी, इस जो ग्रंथ में चंद्रप्रदाय की जो रचना है उसका नाम क्या लिखा हुआ है? पृथ्वीराज राजसू लिखा हुआ है। इस ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है
चंद्रप्रदाय की रचना का नाम पृथ्वीराज रासु लिखा गया है। और इसी के आधार पर शब्द की व्युत्पत्ति जो है इन्होंने मानी है, गारसो तासी ने राजसूय शब्द से मानी है। कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतलब शब्दों से है जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। नेक्स्ट है कवि राय श्यामल दास ने कैसे मानी है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। इन्होंने मानी है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एवं नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। कि आपको बस ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको ऐसे करना है याद कि कविवर राय श्यामल दास ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है जो रहस्य से मानी है। ठीक है, कि कविवर राय है जो रहस्य से मानते हैं। फिर आगे है दशरथ शर्मा ओझा, इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से मानी है। बस आपको ये लेके चलना है कि दशरथ शर्मा है जो वो रास से मानते हैं और कविवर श्यामल दास है जो वो रहस्य से मानते हैं। कि रहस्य कौन जानता है? श्यामल दास जानता है। और दशरथ शर्मा है जो वो रास से शब्द की व्युत्पत्ति मानता है। मतलब आपको पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक आपको शब्द है जो वो याद रखना है। फिर है महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री तथा श्री विदेश्वरी प्रसाद पाठकों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है जो राजयश मानी है। कि राजयश है जो किसको प्राप्त है? महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को प्राप्त है। इन्होंने राजयश से मानी है। कि आपको एक एक शब्द लेके चलना है और ऐसे ही आपको याद करना होगा। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी मतों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत कि जो संस्कृत शब्द से इन्होंने लिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द संबंधी मत ही निर्णायक इसको ही मतलब मेन माना गया कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति है जो रासक से हुई मानी है, इसको ही सबसे है जो निर्णायक मत माना जाता है। फिर है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने इस हेतु मतलब ये शब्द क्यों माना जाए, इन्होंने पूछा। द्वारिका प्रसाद ने इन्होंने क्या बताया फिर कि रासक शब्द है जो अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है जो एक रचना है। इन्होंने बताया कि ये शब्द इसलिए माना है कि अब्दुल रहमान की रचित रचना संदेश रासक रचना को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट है रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। कि रासो साहित्य में क्या क्या विशेषताएं थी। इन रचनाओं में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं और आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, मतलब किसी चीज़ को मतलब बढ़ा चढ़ाकर, जैसे न्यूज़पेपर मतलब बनाते खबरें छापते हैं वो मतलब बढ़ा चढ़ा के छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, वैसे ही मतलब इन्होंने भी क्या है मतलब बढ़ा चढ़ा कर मतलब वर्णन किया था। आश्रयदाता मतलब क्या होता है कि हम किसी के अंडर रहकर काम करते हैं, ठीक है, वो होता है आश्रयदाता। कि जो ये कवि है मतलब आश्रयदाता के रूप में वहाँ पे रहते थे, मतलब उनको खुश करने के लिए, अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए ये मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर मतलब कविताएं लिखते थे, ठीक है। फिर है ये है जो विशेषताएं चल रही है रासो साहित्य की। फिर है इन रचनाओं में उस समय के सामंती जीवन के संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। फिर है इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया है। इसमें
युद्ध व प्रेम का वर्णन भी किया है। पूरे आदिकाल में युद्ध व प्रेम तो है ही, तभी आदिकाल मतलब नाम रखा गया है इसका। फिर है बुद्ध व प्रेम का अधिक वर्णन होने के कारण इसे इनमें वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। नेक्स्ट है इन रचनाओं में डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। डिंगल शैली मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश के साथ है जो राजस्थानी भाषा होती है। पिंगल में ब्रज अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा होती है, उसको पिंगल शैली कहते हैं। फिर इनमें क्या है, विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया गया है, मतलब अलग अलग तरह की भाषा प्रयोग की गई है और छंद का भी प्रयोग किया गया है। इन रचनाओं में चारण कवियों की संकुचित मानसिकता का भी प्रयोग देखने को मिलता है। फिर रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणिक मानी जाती है। अर्ध प्रमाणिक मतलब कोई प्रमाणिक मानता है कवि, कोई अर्ध प्रमाणिक मतलब ये रचना पूरी तरह से है जो वैलिड नहीं है। फिर है रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन सी है। जो रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं और उनके रचनाकारों के नाम क्या है। ये है कि ये है रचना का नाम है और ये है रचनाकार के नाम। पृथ्वीराज रासो है जो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया, चंद्र बरदाई के द्वारा। फिर है विसल देव रासो नरपति नाला के द्वारा लिखा गया। परमाल रासो जगनीक के द्वारा लिखा गया। हमीर रासो है जो साड़ेधर का लिखा गया। हुमान रासो है जो दलपति विजय का लिखा गया। और विजयपाल रासो है जो नल सिंह भाट के द्वारा लिखा गया। बुद्धि रासो है जो वो जलहन का लिखा गया। और मुंज रासो है जो वो अज्ञात कवि का लिखा गया। फिर नेक्स्ट है कुछ ये वो मतलब अन्य महत्वपूर्ण थे और ये कुछ मतलब इतने खास नहीं है, पर थोड़ा बहुत देखना होगा हमें कि कलयुग रासो है रसिक गोविंद का। कायम खा रासो नियामत खां जानकी की जान है तभी कायम खा रासो है जो नियामत खां जान कवि की है। और राम रासो है समय सुंदर का। राणा रासो है दयाराम का, इसे दयाल कवि भी बोला गया है। और रतन रासो जो है वो है कुंभकर्ण का। कुमाल पाल रासो जो है वो देवप्रभ का। नेक्स्ट है ये है जो आप एक बार पढ़ लेना, मेन जो मैंने पहले आगे जो करवाए थे उन्हीं को आप ढंग से याद करोगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।